हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 5 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो आप ये एश्योर करें कि आप पीडीएफ को पूरे तरीके से पढ़ें भी, क्योंकि जो डेली की पीडीएफ होती है उसमें सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, स्टैटिक जीके का भी बहुत सारा कंटेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आसपास की भी न्यूज़ होती है, केवल सेम डे की नहीं होती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको टेबल के फॉर्मेट में दी गई होती हैं, जिनके पीछे मेहनत लगती है बहुत। तो आप उसे ज़रूर पढ़ें और यह आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल रहेगा। कई बार होता क्या है कि कंटेंट हमारे पास होता है, लेकिन हम उसे देखते ही नहीं है और एग्जाम पास आ जाता है और फिर चीजें वैसी की वैसी ही रह जाती हैं। इसलिए जब आपको ये कंटेंट मिल रहा है और सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, एटलीस्ट एक बार पढ़ें, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि उसमें कितना क्रिप्स कंटेंट है। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि टिस्को की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी। टिस्को जिसको बोलते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है इसकी स्थापना सन 1907 में करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो इसके फाउंडर थे जमशेद जी टाटा। और जब इसकी स्थापना करी गई थी तो ये फैक्ट्री लगाई गई थी झारखंड के जमशेदपुर में, ठीक है। लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में बना दिया गया। तो आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और टिस्को के इस टाइम पे सीईओ कौन है? तो ये है टीवी नरेंद्रन। क्या नाम है इनका? टीवी नरेंद्रन। मैंने आपको कल भी बताया था, आप 2020 का एसएससी सीजीएल का एग्जाम की आप आंसर की उठाकर देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया था। आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप ये एश्योर कर लें कि वो फॉर्म आपने भी भरा हो। स्पेशल बैच इसके लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट इसका फायदा ले रहे हैं, तो आप भी पीछे ना रहें। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जो भी होगा, उन दोनों का सिलेबस ये बैच कवर करता है। मैथ्स, जीएस के, जनरल साइंस और रीजनिंग सब कुछ इसमें कवर है। 350 घंटे से ज्यादा की इसमें क्लासेस हैं इस बैच में। 1 साल की वैलिडिटी है, 24 घंटे 7 दिन रिकॉर्डिंग है। आप कभी भी इसमें क्लासेस देख के कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम है जब आपको जल्द से जल्द पहले सिलेबस कवर करना होगा, उसके बाद एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ऐसा नहीं कि केवल बैच लेके ही आपका काम हो जाएगा, आपको एग्जाम से पहले मैक्सिमम क्वेश्चंस भी लगाने होंगे। तो इस वजह से टाइम को बचाते हुए इस बैच की मदद से आप एनटीपीसी का सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। फ्लैट डिस्काउंट इस टाइम पे 50% का चल रहा है नवरात्रि की वजह से, उसका आप फायदा ले सकते हैं दुर्गा 50 डिस्काउंट कोड लगाकर। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। इस बैच का भी डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वेबसाइट से भी इस बैच को अवेल कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में ही आप बैच को देख पाएंगे। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कौन से राज्य से करी गई है? तो इस अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड से करी है। और झारखंड में कहां से करी है? तो इस जगह का नाम है हजीराबाग। क्या बोलते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, हजीराबाग। ये एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है क्या? इसके अंतर्गत पूरे भारत भर के 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा। और ये 63,000 गांव 550 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। और इनमें बसने वाली जो जनजातियां हैं, उनके वेलफेयर के लिए इस प्लान को लॉन्च किया गया है। जैसे कि उन्हें जीवन यापन के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत लाया जाएगा। जगह जगह पर कैंपेन लगा के उनके गांव में उन्हें बताया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से वो डेकोर आइटम्स बना सकते हैं, जिनकी बाजार में अच्छी खासी सेल हो जाती है। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए अगर वहाँ की कोई क्विजिन्स फेमस है, कोई व्यंजन वहाँ का फेमस है, तो वो उसको और किस तरीके से बेहतर बनाकर बाजार में बेचने लायक बना सकते हैं, उसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम भी लॉन्च करी गई है। इसके अंदर टोटल 25 इस तरीके के प्लान आते हैं। इन 25 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है और नया प्लान है वो ये है कि इन गांवों के अंदर आप ये समझ लीजिए कि ऐसी फैमिलीज जो कि इच्छुक हैं पैसा कमाने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में, तो है क्या कि सरकार की तरफ से उनको 5 लाख रुपए की एक बार में धनराशि दी जाएगी। और इस पैसे की मदद से वो अपने घर को पर्यटन के लिए बना सकते हैं। मतलब कहने का कि लोगों को स्टेइंग फैसिलिटी दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए आपका मन है नागालैंड घूमने जाने का,
या फिर मान लीजिए आप जाना चाहते हो मणिपुर घूमने के लिए या मेघालय घूमने के लिए, तो यहाँ पर आपको उस तरीके के लग्जरियस होटल कम ही मिलते हैं। कैपिटल में तो मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा और आप रूरल एरियाज में जाएं वहां पर आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में क्या है, जब आप उन वादियों का लुफ्त लेते हो तो आपको खुद को कैंपेनिंग करनी पड़ती है, जिससे कि काफी मेहनत लगती है, आपको खुद ही टेंट लगाना पड़ता है, ये सारी चीजें। लेकिन है क्या कि जब इस तरीके से ये जो जनजातियां प्रिपेयर रहेंगी, तो लोगों को भी आराम मिलेगा, लोग इनके घरों में रुक पाएंगे पेइंग गेस्ट की तरह, और इनके द्वारा बनाए गए व्यंजनों का भी लाभ उठा पाएंगे, और साथ में इनकी कमाई भी एक तरीके से हाइक पहुंचेगा। ओके, तो ये है इसका मेन उद्देश्य। इस पूरे प्रोग्राम के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 79,156 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। करीब करीब 80,000 करोड़ आप बोल सकते हो इसके लिए आवंटित किए गए हैं। और झारखंड की बात हुई है, तो झारखंड में मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं चंपाई सोरेन, और यहाँ के गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार। हाल ही में सेबी के द्वारा एनएससी डेटा एंड एनालिटिक्स के ऊपर कितने का जुर्माना लगाया गया है? देखिए, एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ही एक सब्सिडरी है जिसको बोला जाता है एनएससी डेटा एंड एनालिटिक्स। तो ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा होता है, उससे जुड़ा हुआ जितने भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उन सबको मेंटेन करने का काम करती है ये विंग। तो सेबी ने इनके ऊपर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये 12 लाख रुपए का जुर्माना इसलिए लगाया गया है कि एनएससी और एनएससी डेटा एंड एनालिटिक्स, इन दोनों के बीच में जो डेटा का आदान प्रदान है, उसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिली है। मतलब आम भाषा में आप ये बोल सकते हो कि काफी सारा डेटा ऑनलाइन नहीं दर्ज किया जाता है, या फिर कंप्यूटर में फीड नहीं किया जाता है, सिर्फ ऑफलाइन के बेसिस पर आज भी चल रहा है। जिसको देखते हुए सेबी ने तुरंत इसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी गाइडलाइन दी है, और अगले 45 दिन का समय दिया है कि अगले 45 दिन में एनएससी डेटा एंड एनालिटिक्स को 12 लाख रुपए पे करने होंगे। और सेबी की स्थापना 1992 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और सेबी की चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुश। पिछले ही साल माधवीपुरी बुश अपॉइंट करी गई थी सेबी की चेयरपर्सन के रूप में, और ये आज तक की पहली महिला चेयरपर्सन है सेबी के अंदर। ये कौन सा बैंक है जिसने एक ट्रैवल एजेंसी मेक माई ट्रिप के साथ पैक्ट साइन किया है, और इनके साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है ट्रैवलर्स के लिए? तो ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। अब देखिए है क्या, ऐसे लोग जो कि आईसीआईसीआई बैंक का ये क्रेडिट कार्ड लेंगे और मेक माई ट्रिप से अगर वो अपनी यात्रा की बुकिंग करते हैं, तो उनको उसमें कैश रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब जिसको आप आम भाषा में कैशबैक बोलते हो ना। तो ये कैशबैक कितना रहेगा? तो आपको बता दूं, जैसे कि नॉर्मली अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हो, आप सब्जी लेने जा रहे हो, भाजी तरकारी डेली की लेने जा रहे हो, या मान लीजिए रास्ते में आपने गोलगप्पे खा लिए, तो आप जो भी क्यूआर कोड से पे कर रहे हो, उसका आपको 1% कैशबैक मिलेगा। ठीक है, डेली इसेंशियल्स में और आइटम्स में। अगर आप इस कार्ड के थ्रू फ्लाइट्स के टिकट कर रहे हो, तो 3% का कैशबैक आपको मिलेगा। और अगर आप इसके थ्रू होटल बुकिंग्स कर रहे हो, तो होटल बुकिंग में 6% का कैशबैक मिलेगा। तो ये फायदे हैं इस क्रेडिट कार्ड के, और स्पेशली ट्रैवलर्स को देखते हुए ये बनाया गया है कि ट्रैवलर्स की क्या क्या नीड होती है, उन्हें कहीं ना कहीं होटल भी चाहिए, फ्लाइट भी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के चलते डिस्काउंट दिए गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा है, और इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। और एमएमटी की अगर बात करें, तो इसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, और एमएमटी के चेयरपर्सन है राजेश मागो। कौन है? राजेश मागो, यही इसके फाउंडर भी हैं। हाल ही में ये कौन सा बैंक है जिसने भाषिनी के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और इनके साथ मिलकर इनका जो एक चैटबॉट है जिसका नाम है फेडी, ये इसको वर्नाकुलर लैंग्वेज सपोर्ट देंगे। तो एक्चुअली ये हो भी चुका है, फेडी में बदलाव भी कर दिया गया है। ये बैंक है फेडरल बैंक। देखिए, फेडरल एक प्राइवेट बैंक है, और इनका एक चैटबॉट है इनकी वेबसाइट पर। चैटबॉट तो आप लोग जानते ही हैं, एक रोबोट होता है। जब आप वेबसाइट में जाते हैं, तो आपको राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे ऐसे दिखाई देता है बॉटम पे, तो आप इससे कुछ भी लिख के पूछ सकते हैं, या फिर वॉइस के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। तो है क्या कि फेडी अभी तक अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट करता था। अब भाषिनी क्या है? भाषिनी एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मदद करता है एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए। तो भाषिनी एक तरीके से फेडरल बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं कि भारत की जितनी भी नेटिव लैंग्वेजेस हैं, भारत में बोले जाने वाली जो भी भाषाएं हैं, उन सबको अब फेडी सपोर्ट करेगा। अब आप
फेडी से इंक्वायरी कर सकते हैं अपनी भाषा में किसी भी, चाहे वो पंजाबी हो, मलयाली हो, तमिल हो, हिंदी हो, आप किसी भी भाषा में इससे पूछ सकते हैं। और फेडरल बैंक, इसकी स्थापना सन 1931 में करी गई थी, 1931 में। और इसका हेडक्वार्टर है केरल के अंदर त्रिशूर, और इसके सीईओ हैं केवीएस मनियन। यहां पर मैं लिख देता हूं, केवीएस मनियन। हाल ही में भारत ने कौन से ग्लोबल फोरम को ज्वाइन किया है? तो भारत ने इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम को हाल ही में ज्वाइन कर लिया है। और ये जो फोरम है, ये एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया भर में मेडिसिन्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए मानक बनाने का काम करता है। मतलब ये एक ऐसा फोरम है जो कि आपको ये बताता है दुनिया भर की कंपनीज को कि आपको, अगर आप कोई दवा बना रहे हैं, मान लीजिए कैंसर के लिए अगर आप कोई दवा बना रहे हैं, या फिर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कोई आप मेडिकल इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लेते हैं, आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, तो थ्री इडियट मूवी में वो जो डिलीवरी के लिए जो मशीन बनाते हैं लास्ट में, जो स्टूडेंट बनाते हैं, उसमें मोटर का यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा उस मोटर में जो वैक्यूम का प्रेशर होता है वो पहले ज्यादा होता है, फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये क्या है, ये मानक के अंतर्गत ही आता है कि प्रेशर इतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरीके का फोरम है। तो भारत ने भी अब इसे ज्वाइन कर लिया है। भारत से पहले दुनिया भर के जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी ने इसे ज्वाइन कर रखा है। तो अब भारत की एजेंसीज को भी इसका फायदा मिलेगा। और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट होंगे, और दुनिया भर में कई देशों में भारत उन्हें बेच भी पाएगा। बाय द वे, आईएमडीआरएफ की अगर बात करें तो इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही सितंबर के महीने में इसका 26वां संस्करण आयोजित किया गया है। और ये जो इसका संस्करण था, ये अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन में आयोजित किया गया। सितंबर का महीना निकल चुका है, भारत सरकार के आंकड़े भी आ चुके हैं। तो सितंबर 2024 में भारत सरकार का जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? इस बार 1,73,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन रहा है भारत सरकार का। और अगर टॉप स्टेट की बात करें, मतलब सबसे ज्यादा जीएसटी किसने पे किया है, तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र रहा है। और महाराष्ट्र ने करीब करीब 26,000 करोड़ जीएसटी पे किया है। और सेकंड नंबर पे इस बार कर्नाटक रहा है। कर्नाटक ने करीब, आप मान सकते हो 12,000, या आप बोल सकते हो 12,500 करोड़ पे किया है। और तीसरे नंबर पे जो राज्य रहा है ये है तमिलनाडु। इन्होंने 11,000 करोड़ जीएसटी पे किया है। प्रॉपर आंकड़ों के साथ जो टेबल है वो मैंने पीडीएफ में दे दिया है, वहां से आप एक बार जरूर देख लें। बाय द वे, चौथे नंबर पे गुजरात रहा है और पांचवें नंबर पे हरियाणा रहा है। अगर इस पूरे साल के जीएसटी कलेक्शन को उठाकर देखें तो ये कौन सा महीना है अभी तक जिसमें सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट किया है भारत सरकार ने? तो ये है अप्रैल का महीना। अप्रैल में 2,10,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। जीएसटी भारत में साल 2017 में पहली बार लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 279A है। जीएसटी जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या तो आप सर्विसेज दे रहे हैं या तो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, दोनों पर ही जीएसटी लगता है। हाल ही में मैक्सिको में पहली बार कोई महिला है जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। क्या नाम है इनका? तो जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इनका नाम है क्लाउडिया शिनबाउम। क्या नाम है? क्लाउडिया शिनबाउम। और ये करीब 60 साल की महिला हैं, और इतना ही नहीं, ये क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं पहले। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मैक्सिको में मेयर भी रह चुकी हैं। तो साइंटिस्ट तो ये प्रायोरिटी पर ही हैं, उसके बाद ये पॉलिटिकल भी हैं। और पॉलिटिकल कनेक्शन के चलते हुए एक पाथ इन्होंने तय किया है लंबा, और आखिरकार मैक्सिको ने इन्हें, इन पर भरोसा जताकर राष्ट्रपति चुना है। और ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ये चीज इस बात को भी दर्शाती है कि मैक्सिको के लोग महिला सशक्तिकरण की ओर किस रूप से देखते हैं और महिलाओं के ऊपर कितना। एक बात और ध्यान रखें, मैक्सिको में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ये 6 साल का कार्यकाल होता है। जैसे हमारे देश में 5 साल का होता है ना, यहाँ पर 6 साल का होता है। तो अब जो क्लाउडिया हैं, ये 2030 तक यहाँ की राष्ट्रपति रहेंगी। वैसे मैक्सिको कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ये आता है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में 3 मुख्य देश हैं, या फिर आप बोल सकते हो 3 सबसे बड़े देश हैं। ये कौन कौन से? ऊपर कनाडा, बीच में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और तीसरे नंबर पे नीचे आ जाता है मैक्सिको। ये कौन सा वर्ष है जब पहली बार खो खो वर्ल्ड कप खेला जाएगा और भारत इसे होस्ट करेगा?
तो आज तक खो खो वर्ल्ड कप कभी भी नहीं हुआ है, इसको पहली बार खेला जाएगा साल 2025 में। और फैसला ये लिया गया है दुनिया भर में कि भारत ही इसे होस्ट करेगा, क्योंकि खो खो का जन्म भारत में ही हुआ है। तो ये एक काबिले तारीफ बात है कि कीचड़ में खेला जाने वाला खो खो, कभी जिसकी शुरुआत कीचड़ से हुई थी, आज ये गेम इतना उठ चुका है कि ये मैट पर आ चुका है। और इतना ही नहीं, अब इसका वर्ल्ड कप पहली बार आयोजित किया जाएगा अगले साल भारत में। और इसमें नेक्स्ट ईयर जब ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा, तो पूरे 6 कॉन्टिनेंट से अंटार्कटिका को अगर छोड़ दें, तो बाकी बचे 6 महाद्वीपों से 24 देश यहाँ पर हिस्सा लेने आ रहे हैं, जिसमें से 16 पुरुषों की टीमें बनाई जाएंगी और 16 महिलाओं की टीमें बनाई जाएंगी। बाय द वे आपको बता दूं, इस टाइम पर पूरे दुनिया में 54 ऐसे देश हैं जहां पर खो खो खेला जा रहा है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, क्या हमारा कोई पड़ोसी देश है जिसका नेशनल गेम खो खो है? यस और नो लिखकर बताइएगा। ये कौन से ऐसे 3 देश हैं जिन्होंने बिजली के निर्यात के लिए एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है? तो एक तो है भारत, और दूसरा है नेपाल, और तीसरा है बांग्लादेश। इन तीनों देशों ने पैक्ट साइन किया है। वैसे मैं आपको बता दूं, नेपाल का पहला कस्टमर भारत है बिजली खरीदने में, ठीक है? क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है और अभी भी हमारे कई सारे ऐसे एरियाज हैं, या आप बोल सकते हो रिमोट एरियाज हैं हमारे देश में, जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाती है। तो उनके लिए नेपाल से हम पहले से ही बिजली खरीद रहे हैं। अब है क्या कि नेपाल बांग्लादेश को भी बिजली देने का काम करेगा, लेकिन बांग्लादेश के पास जो बिजली जाएगी वो भारत के पावर ग्रिड से होकर ही जाएगी। डायरेक्टली नेपाल बांग्लादेश को नहीं दे पाएगा, ठीक है? उसका कारण ये है क्योंकि इनकी सीमा रेखा। बाय द वे, बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हुआ है हाल फिलहाल में, और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? ये है मोहम्मद यूनुस। ये इंटर्म प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, परमानेंट नहीं है। और यहाँ के राष्ट्रपति पहले से ही हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और नेपाल में प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। भारत में आपको पता ही है, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ये कितनी ऐसी भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस में जोड़ दिया गया है, या फिर आप बोल सकते हो क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दे दिया गया है। हिंदी में बोले तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। अभी तक हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हुआ करती थी, अब 5 और शास्त्रीय भाषाएं इसमें जोड़ दी गई हैं। फाइनली ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। और टोटल कितनी हो गई हैं? 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो एक तो पाली जोड़ दी गई है, दूसरी प्राकृत भाषा जोड़ दी गई है इसमें। पाली और प्राकृत ये प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश, बिहार वाला रीजन और मध्य प्रदेश वाला रीजन यहाँ पर बोली जाती थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के काफी हद तक जो उपदेश हैं वो पाली और प्राकृत भाषा में ही दिए गए हैं। इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड हो या फिर गुप्ता साम्राज्य का टाइम पीरियड हो, इन साम्राज्यों में, इन राजवंशों में भी पाली और प्राकृत भाषा का यूज किया गया है। इसके अलावा 2 भाषाएं तो ये हो गई। इसके अलावा जो तीसरी भाषा है यह है मराठी। इसको भी शास्त्रीय भाषा में अब जोड़ दिया गया है, महाराष्ट्र की भाषा है। और चौथी हो गई बंगाली, इसको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा अब मिल चुका है, वेस्ट बंगाल की भाषा है। और पांचवी हो गई आसामी, ठीक है? आसामी जो कि आसाम की नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है? तो टोटल ये 5 भाषाएं अब जोड़ दी गई हैं। इससे पहले अगर बात करें तो 6 भाषाएं कौन कौन सी थी? और आपको ध्यान रहे, सबसे पहली अगर कोई क्लासिकल भाषा की लिस्ट में भाषा जोड़ी गई थी तो ये है तमिल। सबसे पहले इसको दर्जा मिला था साल 2004 में। और दूसरे नंबर पे 2005 में फिर संस्कृत को जोड़ा गया। संस्कृत के बाद उसके बाद कन्नड़ को जोड़ा गया, और तेलुगु को 2008 में। फिर मलयालम हो गया, और फिर उड़िया हो गया। उड़िया 2014 में जोड़ी गई थी। पहली बार चाइना ओपन टाइटल जेनिक सिनर को हराकर किसने अपने नाम कर लिया है? जेनिक सिनर आपको बता दूं इटली के खिलाड़ी हैं, इटली के टेनिस प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। और इनको हरा दिया है कार्लोस अल्काराज ने। ये स्पेन के स्टार खिलाड़ी हैं, अब तो पूरे दुनिया में चमक रहे हैं। कार्लोस ने जेनिक सिनर को फाइनली हरा दिया है और चाइना ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया है। इस बार इसका आयोजन बीजिंग में किया गया। और आपको बता दूं, कार्लोस अल्काराज अभी तक एटीपी के नंबरिंग में दूसरे नंबर के दुनिया के खिलाड़ी थे, मतलब एटीपी रैंकिंग में सेकंड नंबर पे थे। लेकिन इस जीत के साथ एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पे अब आ गए हैं कार्लोस अल्काराज। नंबर 2 पर नोवाक जोकोविक चले गए हैं। ये कौन सा राज्य है जिसने 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए वेल्स के साथ पैक्ट साइन किया है? पहले तो मैं आपको वेल्स बता दूं, वेल्स है क्या। देखिए,
आपने ब्रिटेन के बारे में आप सुनते हैं जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम या द ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। जो ब्रिटेन है ये 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। अब ये 4 देश कौन-कौन से हैं? एक तो हो गया आयरलैंड, दूसरा हो गया वेल्स, ठीक है? तीसरा हो गया इंग्लैंड और चौथा हो गया स्कॉटलैंड, ठीक है? ये 4 देश हैं जिनसे मिलकर ब्रिटेन बनता है। तो वेल्स यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। अब जो यहाँ पर नागालैंड सरकार है, नागालैंड में नेपियो रियो हैं मुख्यमंत्री और हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल नागालैंड का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। वहाँ के कल्चर एंड हेरिटेजेस को प्रमोट करने के लिए है, वहाँ के डांसेस को प्रमोट करने के लिए है, वहाँ की क्यूजिन्स को प्रमोट करने के लिए है हर तरीके से। तो इस बार नागालैंड सरकार ये चाहती है कि वेस्टर्न कंट्रीज भी हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में जाने और इन्होंने वेल्स में वेल्स यूनिवर्सिटी के लिए अपना एक एमओयू साइन किया है। तो इस बार जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा वो वेल्स यूनिवर्सिटी के अंदर और इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वहां पर हॉर्नबिल फेस्टिवल से जुड़े हुए डांस परफॉर्म किए जाएंगे। तो नागालैंड से बहुत सारे ऐसे डांस प्रोफेशनल्स वहां पर जाएंगे और नागालैंड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये केवल मेन वेल्स यूनिवर्सिटी में ही नहीं है, लंदन में भी जो वेल्स यूनिवर्सिटी है वहां पर भी परफॉर्म किए जाएंगे। क्या बता सकते हैं नागालैंड में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये हैं ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, ये कौन सा स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वानखेड़े, चिन्ना स्वामी, एकाना या फिर इंदिरा गांधी स्टेडियम। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, दुर्गा 50 कोड लगाकर आप मेरा कोई भी बैच अवेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एवरग्रीन, जिसको बोल सकते हो आप प्लग एंड प्ले बैच, जो मेरा है जीएसजीके का फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच, इसको आप अवेल कर सकते हैं 50% ऑफ पे डायरेक्टली। क्योंकि नवरात्र के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा, काफी टाइम के बाद फिर से ऑफर आया है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप ऐप में जाएंगे तो इस थंबनेल से आप इसे पहचान लेंगे। आज की बात यहीं तक रहेगी, बाकी सारी बैचेस भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। हर एक बैच में इस टाइम पर 50% ऑफ चल रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।